अस्सलाम वालेकुम। आज दो बड़े अहम वाक़यात हैं जिनको प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहूँगा कि हाईलाइट करें। एक तो साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के 6 जवान शहीद हो गए और ये सिलसिला ना रुकने वाला है, मुसलसल हो रहा है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद और तालिबान के टेक ओवर के बाद जो TTP वहाँ रीग्रुप की गई, उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज, FC, रेंजर्स, सिपाही, सिविलियन सबको अटैक किया जा रहा है बॉर्डर पार से। और ये वाक़या काबिल बर्दाश्त नहीं है क्योंकि हमारे बेटे हैं, इस कौम के बेटे हैं जिनकी रोज़ाना 1, 2, 3 और आज 6 शहादतें हैं जो पाकिस्तान उठा रहा है। इसका एक मुस्बत रद्द-ए-अमल भी जाना चाहिए, तगड़ा मजबूत किस्म का, जिससे नज़र आए कि हम ये और बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ रोज़ पहले आर्मी चीफ़ ने इसके ऊपर बयान दिया था, लेकिन अमली तौर पर एक स्ट्रेटजी वज़ा करनी पड़ेगी। या तो अफ़गान हुकूमत उस TTP के ख़ात्मे के लिए कार्रवाई करे, नहीं तो पाकिस्तान को इसके ऊपर हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ेगी। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है बटाग्राम के अंदर। बटाग्राम और स्वात के अंदर मुकामी सतह के ऊपर ये डोली बोलते हैं उसको चेयर लिफ्ट समझ लें, जैसे मरी, पेट्रियाटा और दूसरी जगहों पे चलाई जाती हैं, लेकिन शायद ये उस तरीके से प्रॉपरली डिज़ाइन की हुई चेयर लिफ्ट नहीं है। मुकामी लोग इसको ऑपरेट करते हैं क्योंकि वहाँ पर रोड मौजूद नहीं है बेशतर इलाकों में। तो एक से दूसरी जगहों पे जाने के लिए, जहाँ एक तरफ पहाड़ हो कई 100 मीटर बुलंद और दरमियान में खाई और फिर दूसरी तरफ पहाड़ हो, तो स्कूल जाना है, किसी ने काम पे जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही डोलियाँ इस्तेमाल होती हैं। उनमें से एक डोली जो है उसकी आज 3 रस्सियाँ, उसमें से 2 टूट गई और एक दरमियान में जिसके ऊपर वो जो चेयर लिफ्ट है वो हैंग कर रही है सुबह तकरीबन 7:45 बजे से। उसके अंदर 8 अफराद हैं, 6 बच्चे हैं। अभी तक की जो ऑफिशियली कन्फर्म्ड रेस्क्यू है वो एक बच्चे को उसमें से रेस्क्यू किया गया। फ़ौज का हेलीकॉप्टर भी इसके अंदर हिस्सा ले रहा है, SSG के कमांडोज उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, एयरफोर्स उसमें हिस्सा ले रही है, रेस्क्यू 1122, बाकी जितनी हमारे रिलीफ एजेंसीज़ हैं। लेकिन मैं यहाँ फ़ौज के किरदार को और SSG के किरदार को सराहना चाहूँगा। बहुत ही मुश्किल किस्म का इलाका है, इसकी आप सूरत हाल देखें तो 2 तारें लटक रही हैं, रस्सियाँ, जिसके ऊपर वो लिफ्ट हैंग हुई है और एक एग्जैक्टली उससे कुछ 30 फुट ऊपर बुलंदी के ऊपर एक और उसकी केबल की वो जो रस्सी है, ये मालूम नहीं अभी कि वो मेटालिक है, स्टील वाली है या वो दूसरी रस्सी है, वो एग्जैक्टली उसके ऊपर है। अब अगर हेलीकॉप्टर को वो नीचे लाते हैं तो हेलीकॉप्टर के जो परों का प्रेशर है उससे वो सारा कुछ हिल जाता है, अनस्टेबल हो जाती है लिफ्ट और उसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ला सकते। तो रेस्क्यू का जो एक अमली तौर पर अभी मुमकिन तरीका नज़र आया है सारे दिन की कोशिशों से, वो ये था कि वो एयर ड्रॉप करें ऊपर से एक SSG के जवान को और वो SSG का जवान नीचे से किसी को रेस्क्यू करे। पहली जो कोशिश की गई, पहली फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर उनको अद्वियात, पानी और कुछ खुराक दी गई क्योंकि छोटे बच्चे थे, उनके मुतल्लिक ये चल रहा था कि उसमें से 1 या 2 बच्चे बेहोश हो चुके हैं। वो करने के बाद अब शाम पड़ गई, अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेस ना होने के बराबर है, नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स भी नहीं, और दूसरा फिर एक तरफ पहाड़ी और वो रस्सियाँ, ऐसे में हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसकी मुतबादल हिकमत अमली अब ये अपनाई गई है कि वो जो एक अभी रस्सी उसके ऊपर लटकी हुई है, लोहे की रस्सी है या दूसरी रस्सी है जिसके ऊपर केबल हैंग कर रही है, तो मुकामी लोगों को इंगेज किया गया है जो इस तरह की खाइयों के ऊपर से लिफ्ट ऑपरेट करते हैं। वो लिफ्ट ऑपरेट, उसको हम लिफ्ट बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये डोलियाँ हैं छोटी छोटी जिसके ऊपर वो बिठा के रस्सी से खींचते हैं और एक से दूसरी तरफ पहुँचा देते हैं। उस तरह के लोगों की मदद ली गई और फ़ौज के जवान भी, SSG भी साथ लगी हुई है और साथ मुकामी लोगों को भी इंगेज किया गया। और अब ये रात सारी इसी तरीके से ऑपरेशन चलेगा। तो हम दुआ भी करेंगे, पूरी कौम दुआ करेगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक के फजल से इन लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया जाएगा। दुआएं भी हमारी इन सब के साथ हैं और उन सारे लोगों के साथ भी हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे नुमाइंदे फ़हीम इस वक्त हमारे साथ हैं। फ़हीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अभी अपडेट क्या है रेस्क्यू के हवाले से भी और जो लोग लिफ्ट में फंसे हुए हैं उस हवाले से भी। हमारे पास कंफर्म इतला ये है अभी तक कि एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, आप बताइएगा तफसील। जी बिल्कुल, अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ एक बच्चे का जो है एयर लिफ्ट किया गया है, क्योंकि ये अब अंधेरा छा गया है। हेलीकॉप्टर की फ्लाई करना तो नामुमकिन था, विजन का मसला था। लेकिन यहाँ पे लोकल केबल ऑपरेटर जो है, लोकल जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, इवन के मानसरा से भी, बलाकोट से जो राशि थे, वो 3 जो एक्सपर्ट्स हैं, जिप लाइन्स के जो एक्सपर्ट है वो भी गए हुए हैं वहाँ पे, इमदादी सरगर्मी में हिस्सा ले रहे हैं। और बाकी मुकामी लोग जो हैं, जो लोकली एक्सपर्ट्स जो हैं, वो भी अब
रवायती तरीके से जो है अपने तरीके से वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर के जरिए एक छोटी डोली लगा के वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू करेंगे। इसमें जो है 2 वॉलंटियर्स हैं, वो ऑन द स्पॉट जो अंधेरा होने के बावजूद वो डोली के पास पहुंच चुके हैं और वो अब मजीद जो कार्रवाइयाँ, जो इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पे वो करेंगे। ये आपको बताता चलूँ चूँकि ये रिमोट एरिया है हज़ारा डिवीजन का, अपर हज़ारा डिवीजन के जो एरियाज हैं और ये सवाद मलगन साइड पे, यहाँ पे ये चूँकि रोड्स का फैसिलिटी होती नहीं है, अगर रोड है भी तो कच्चे ट्रैक्स होते हैं, फोर ड्राइव्स के अमूमन जो है ये एरिया होते हैं और अक्सर इन इलाकों में जो है रवायती तौर पे जो है ये डोली, जिसे हम पश्तो में डोली कहते हैं, जो और ये केबल की तरह होती है जिसमें 8 से 10 बंदे जो अमूमन उसमें बैठे होते हैं और ये एक जगह से एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पे जो सिकेटेड पॉपुलेशन है वहाँ पर यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे। ठीक है भाई, ये दोबारा अपडेट आपसे लेंगे, जैसे ही कोई फर्दर अपडेट हो तो आप हमें प्रोग्राम में शेयर करिएगा। ये जो लिफ्ट है जो इस वक्त फंसी हुई है, इसकी एक पुरानी फुटेज अवेलेबल है आपको जस्ट बताने की खातर कि किस तरीके से ये लिफ्ट ऑपरेट करती है। ये कोई बहुत ही मॉडर्न किस्म का वो चेयर लिफ्ट का मैकेनिज़्म नहीं है। इसके ऊपर मुकामी लोगों ने एक समझ लीजिए कि अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ख़ुद से एक वह सिस्टम में वज़ा करके उसमें 7-8 लोग सवार करते हैं। ये पुरानी वाली फुटेज जिसकी दिखाई थी जिसमें लोग बैठ के जाते हुए नज़र आते हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म है। वहाँ पर सूबाई हुकूमत को साल साल से इसके ऊपर काम करना चाहिए था, क्योंकि पूरा ये जो इलाका है इसमें बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ रोड नेटवर्क नहीं है। तो जहाँ रोड नेटवर्क नहीं है और पहाड़ी और दरमियान में खाई हो, वहाँ क्रॉसिंग कैसे की जाए? ब्रिज नहीं है। तो ब्रिज नहीं है तो फिर आपको लिफ्ट ऑपरेट करनी है और लिफ्ट के लिए प्रॉपरली डिज़ाइंड होना चाहिए था। कितनी मोटी केबल होगी, स्टील की क्या क्वालिटी होगी, गैल्वेनाइज्ड होगी या नहीं होगी, और लोग अंदर कितने बैठ सकते हैं, और उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो कितना मैक्सिमम वेट है जो एक दफ़ा में उसको कैरी करना चाहिए। अब इसमें 8 हैं बच्चों समेत, एक उस्ताद भी उनके साथ शामिल है। तो मैं आपको अभी प्रोग्राम आगे चलता है तो इसकी मैं साइड पे आपको वो दिखाता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है। हमारे पास उसकी क्लिप भी अवेलेबल है। मोहम्मद बिलाल साहब तर्जमान है रेस्क्यू 1122 के, वो भी हमारे साथ हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। बिलाल साहब, क्या रेस्क्यू की पोजीशन है इस वक्त? तो मुकामी लोगों को मालूम हुआ है कि इंगेज किया गया, एक छोटी डोली लगा के तो रस्सी के ज़रिए खींच के लोगों को निकाला जाएगा, कुछ अपडेट करिए। जी बिल्कुल नदीम साहब, जैसे आपने बताया है कि ये जो डोलियां हैं ये आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जाएँ तो इस किस्म की डोलियां जो है वो आपको मुख्तलिफ मकामात पे मिलेंगी और इनका ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि इन जगहों पे जितने भी पहाड़े हैं वहाँ पे अक्सर बारिशों और सैलाब के बाद जो है वो ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं। तो इसलिए ये आमदोरफ्त के लिए रोज़ाना के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए ये डोलियां इस्तेमाल की जाती हैं। आज भी जो है इसी तरह का वाक़या पेश आया। तो इससे कबल भी रेस्क्यू 1122 मुख्तलिफ अजला में, स्वात में, चित्राल में, शांगला में इसी किस्म की डोलियों में फंसे हुए अफराद को निकाल चुके हैं। तो हमारी एक्सपर्टीज इसमें थी, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इस मकाम पे पहुंचे सुबह तो सबसे पहले हमें यही हैजर्ड्स या जो जब बिलाल साहब अभी तक की इत्तला के मुताबिक एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया, तो अभी रात में ये ऑपरेशन कैसे चलेगा? वो जो छोटी डोलियां लगाई गई हैं, क्या उससे मजीद लोगों को रेस्क्यू करने का अमल अभी जारी है? कुछ फर्दर प्रोग्रेस पे बता दें। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि अगर आप देखें तो जब ये अमल शुरू हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इसके एक ही रस्सी जो है जिसपे डोली इस वक्त मौजूद है, हैंग्ड है, लटकी हुई है, तो उसको जो है वो कोशिश ये की गई कि किसी किस्म का रिस्क ना लिया जाए। तो अभी तक जो है वो 3 से 4 बच्चे जो है उनको यहाँ से निकाला जा चुका है। हेली के जरिए 2 जो है वो निकाले जा चुके हैं। 2 के करीब जो है वो इन्हीं मकामी जो हमारे पास लोग हैं उनके जरिए जो है वो निकाला जा चुका है। अब मजीद जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इस वक्त जो लोकल लोग हैं वो लोकल केबल क्रॉसिंग एक्सपर्ट्स हैं जो यहीं पे इन्हीं इलाकों में मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ मकामात पे जो है इनकी अपनी इसी तरह की जो डोलियां हैं वो मौजूद हैं। तो वो इस वक्त जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं और इनकी सेफ साइड फराहम करने के लिए हम लोग भी मौजूद हैं। वहाँ पे लाइटिंग वगैरह का भी बंदोबस्त किया गया है और कोशिश यही है कि जितनी भी जल्द अज जल्द हो ये ऑपरेशन जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और जितने भी इसमें अफराद जो ट्रैप्ड है, फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत निकाला जाए। यहाँ पे रेस्क्यू 112 के साथ जो है वो जिले इंतजामिया, पाक फौज जो है वो भी मौजूद है और जो हेली का ऑपरेशन था
वो इस वक्त मुनक़ता की तात्तुल का शिकार है, क्योंकि मौसम भी वहाँ पे ठीक नहीं है। अच्छा, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ISPR कह रहा है कि 2 बच्चों को, ये ऑफिशियली हम कंफर्म कर सकते हैं कि 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है, ये ऑफिशियली कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन बिलाल साहब, आपने मुझे बताया अभी कि 3 से 4 बच्चे रेस्क्यू हो चुके हैं। आप तो ग्राउंड पे हैं तो शायद बेहतर आपके पास इतला हो। आप कह रहे हैं 3 से 4 बच्चे रेस्क्यू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, अब तक की जो इत्तलात हैं उसमें यही है कि जो 2 थे इनिशियली तौर पे वो हेली के जरिए उनको निकाला गया, उसके बाद जो है वो 1 से 2 बचे, एक जो है वो तो कंफर्म है जिनको यही लोकल लोगों ने निकाला है, जबकि दूसरी की भी इत्तलात आ रही है वहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क और इन चीज़ों का मसला है तो इसी वजह से थोड़ा सा साइड पे होना पड़ता है उन जगहों से, तो कम्युनिकेशन के लिए, तो इसीलिए जो है वो अभी तक 3 जो है वो कंफर्म है, लेकिन 3 से 4 क्योंकि चौथे की भी इत्तलात हैं अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए जो है वो 3 इस वक्त तक कंफर्म है कि 3 बच्चों को जो है वो निकाला जा चुका है, और मजीद जो है अफराद को निकालने के लिए ये सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। ये अल्लाह पाक का करम है कि 3 हैं बच्चे या 4 हैं बच्चे जिनको रेस्क्यू कर लिया। दुआ मांगे कि अल्लाह पाक इन सारे लोगों को बाहिफाजत निकाले। आज जो प्रोग्राम में शुरका है हमारे साथ शुएब शाहीन साहब हैं और अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। तारड़ साहब, आज 2 वाक़यात हुए हैं, एक साउथ वज़ीरिस्तान वाला है जिसमें 6 जवान शहीद हुए हैं, और दूसरा ये वाक़या है जहाँ 8 लोगों की जान बचाने के लिए फ़ौज भी कोशिश कर रही है, मुकामी लोग भी अब साथ उसमें शामिल हो गए। तो एक तो उन सारे लोगों को सलाम है जो इस कार्रवाई के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी सलाम है जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। हमें ये इस इलाके की सूरत हाल देखते हुए कुछ कम्प्रीहेंसिवली सोचना चाहिए। पूरा इलाका मालाकंड, स्वात, इस शांगला, दीर, इसमें इस तरह की लिफ्ट ऑपरेट होती हैं, और आज वाली इस लिफ्ट को देख के मैंने पुरानी इसकी फुटेजेस निकाली हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो लोकल पिकअप में नहीं 20-25 बंदे डाल देते और चलानी शुरू कर देते, वैसे ही लिफ्ट ऑपरेट हो रही है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं समझता हूँ कि तमाम वो लोग सूबाई हुकूमत, 1122, अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं, देखिए जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर देखिए ना कौन काम आता है, सारी फोर्सेस इकट्ठी हो जाती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो 1122 हो, वो फौज हो, वो एयरफोर्स हो, वो नेवी हो। तो एक तो सलाम है उन लोगों को जो इस ऑपरेशन में शरीक हैं, और बर वक्त आप देखें कि अभी खबर आई थी तो मेरा ख्याल है घंटे डेढ़ में रिस्पॉन्स आ गया था और ये हेलीकॉप्टर्स मूव हो गए थे। एक तो ये है। दूसरा देखिए, आपने बड़ी अहम बात की, अक्सर मैं सवात से कई दफ़ा गुजरता हूँ तो दरिया के ऊपर से डोलियाँ गुजर रही हैं, और वो बड़ा तेज़ फ्लोइंग दरिया है और डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और उसके ऊपर से लोग ये डोलियों में इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। यानी ये लोकल एक्सपर्ट्स हैं, और कई दफ़ा तो आपने देखा होगा कि वो बाकायदा कई दफ़ा डोलियाँ भी नहीं होती, लोग लटक के जाते हैं, वो एक स्लिंग सी होती है जिसके साथ लटक के जाया जाता है। तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये बाकायदा इस पर कोई सेफ्टी मेजर्स पूरी दुनिया में लिए जाते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, सेफ्टी मेजर्स होते हैं, इनकी बाकायदा रजिस्टर करना होता है। आज तो जो हुआ है वो हो गया, लेकिन हमें शुएब साहब इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। एक सूबाई हुकूमत को वो जो रूल्स होते हैं ना, वो अब बाई लॉज बनाते हैं, बनाने चाहिए, ये मैकेनिज्म होगा, ये उसकी मोटाई होगी और इतने एक लिफ्ट में लोग बैठ, और उसकी फिर निगरानी और उसकी ऑब्जर्वेशन भी वो ज़रूरी है, चेक करना चाहिए। ये ना हो कि 4 बंदों की वहाँ गुंजाइश हो और बिठा दिया आपने 10, खुदा ना खास्ता उसका भी बड़ा लॉस हो सकता है। और बल्कि ये मरी में भी कई दफ़ा लोग फंस गए थे, कई दफ़ा यहाँ भी वाक़यात हुए हैं। तो इसको प्रॉपरली यहाँ भी और जहाँ जहाँ ये वाकई यहाँ वहाँ तो इलाके पूरे में ऑपरेट होते हैं, तो वहाँ रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म आपको वजह करना पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ तो ज़रूरत के तहत है, यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन दोनों सूरतों में इंसानी ज़िंदगी को रिस्क है, तो जहाँ इंसानी ज़िंदगी को रिस्क हो तो ये सबसे पहले स्टेट की और वहाँ के कंसर्न जो मैनेजमेंट है उनकी ज़िम्मेदारी है कि इसको प्रॉपरली रेगुलेट करे। लॉ बनाना है, रूल्स बनाने हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने कोई अपने तय कोई फार्मूला बनाना है, बट इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड और इस अंदाज से इसको आगे लेके चलना चाहिए। तारड़ साहब, एक और इशू भी है, EDMA का हम रोल डिस्कस करते हैं। समहाउ आई फील कि आपको ये काम बराह रास्त फ़ौज को ही दे देना चाहिए, क्योंकि ना हेलीकॉप्टर्स किसी और के पास इतने हैं, ना वो इक्विपमेंट है। SSG भी चाहिए होते तो आपको फ़ौज को लेने पड़ते हैं, और एक नाइट विजन आपके पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है, तो एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म फ़ौज को ही देना चाहिए, जहाँ पे ऐसी सूरत में आप उनको एमरजेंसी में कॉल कर सकें और वो रेस्क्यू का काम शुरू कर सकें। देखिए, बिल्कुल NDMA की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कैपेसिटी इन्हांसमेंट है, वो बिल्कुल करने की ज़रूरत है कि उनकी पास ये इक्विपमेंट, ये हेलीकॉप्टर्स, ये जहाज़ मौजूद हों। और अभी आपको पता है कि कम रिसोर्सेज की वजह से
वो जहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फ़ौज की होती हैं या बाकी इदारों की होती है वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, बट NDMA के पास बाकायदा एक सिस्टम होना चाहिए इसके रिस्पांस का। आप देखें ना 1112 परवेज़ इलाही साहब ने शुरू किया, एक अच्छा कदम था उनका, उसको हमने फैलाया आगे इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस। आज 1112 पूरे मुल्क में फैल चुका है। लेकिन हमें मल्टीप्लिसिटी यहाँ चाहिए नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, हेलीकॉप्टर्स और नाइट विजन हेलीकॉप्टर, एक रेस्क्यू रास्त आपको फौज को ही दे देना चाहिए। सिर्फ मदद मांगे उनसे, एक कॉल पे एक बंदा अवेलेबल हो, सेंट्रल कांटेक्ट पॉइंट हो, कोई ब्रिगेडियर साहब इंचार्ज बैठे हो जिनको कॉल करें कि ये सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक बात है, बट इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। ये तो चले रिसर्च एंड रेस्क्यू का हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। आपने वज़ीरिस्तान की बात की, देखिए रोज़ आप देखते हैं कि दहशतगर्दों की फायरिंग से जो है वो जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस्लामाबाद पे एक लश्कर कशी की गई पिछले हफ्ते और कहा गया कि जी दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार ये लोग हैं, तो फिर ये इनको शहीद क्यों किया जा रहा है? और एक सोशल मीडिया पब्लिसिटी लगा देना, एक पूरे इदारे को बदनाम कर देना। तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, वो ज़रब अज़ब हो, वो रद्दुल फसाद हो, वो आज भी जो हमारे जवान लड़ रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं, उन पे जो ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मैं उसकी मज़म्मत आपके शो पे करना चाहता हूँ। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और मैं देखें, एक वो खातून लॉयर हैं जिन्होंने अदालत में भी जाकर नारे लगाए, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इस चीज़ को सब्सटैंशिएट करने के लिए। उनकी हुकूमत में प्रो एक पॉलिसी आई, प्रो TTP पॉलिसी आई, इफ़ आई मे बी अलाउड टू से दैट। उनकी वालदा उस हुकूमत में वज़ीर थी। आज जो ये शहादतें हो रही हैं, तो एक तरफ शहादतें हो रही हैं, दूसरी तरफ इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं उसका एक मजम्मत भी करना चाहता हूँ और टोटली अनकॉल फॉर है, उनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं है। तारिर साहब, मैं यहाँ एक नुक्ता नज़र आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो जिन्होंने जाने आई दी हैं, मेरे और आपके बेटे हैं या भाई हैं, ऐसे ही है ना, कोई फ़र्क तो नहीं है। उसको आपको भी तकलीफ़ होगी, मुझे भी तकलीफ़ होगी। फ़ौज जब इस कौम के लिए कुर्बानी देगी, फ़ौज इस कौम के बच्चों को बचाएगी, जैसे आज वो बचा भी रहे हैं, आज जाने भी दी हैं। दोनों वाक़यात आज हुए, एक तरफ जाने दिए, दूसरी तरफ बच्चे बचा रहे हैं, तो वहाँ तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उसमें कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं है। लेकिन वहाँ सियासी मामलात के अंदर वो खुद को दूर रखें, तो इस इदारे की इज़्ज़त और तकरीम के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि वो अपने आप को सियासी मामलात से खुद को दूर रखें। एक गलत बयानी क्या की जाती है, डॉलरी जंगे जी। मुझे आप बताएं, व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि पाकिस्तान को मिलिट्री एड आई थी? मुशर्रफ दौर के बाद मुझे बता दें। देखिए, लोगों को झूठ की तरफ ना लगाएं, आप अपना बयानिया ज़रूर रखें, मगर ये कहना कि जी ये डॉलरी जंगे हैं, हम डॉलरी जंगे लड़े, ये नाइंसाफ़ी है। शुएब साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, जब 13 अगस्त और 14 अगस्त को PTI का वर्कर पाकिस्तान का झंडा लेके और अपनी पार्टी का झंडा लेके निकलता है, तो हज़ारों की तादाद में आप क्रैकडाउन करते हैं। इस्लामाबाद में दर्जनों की तादाद में मेरे जूनियर्स ने, हमारे ILF के लड़कों ने उनकी ज़मानतें कराई हैं, सिर्फ इस एक जुर्म के ऊपर। ये वाना से चलते हैं, वहाँ से आकर के इधर नारे लगाते हैं, 144 के ख़िलाफ़ वर्जी है, इतना बड़ा जलसा करने की इजाज़त देते हैं। हम अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 24, और हम इस पे एतराज़ करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो पिछले 16 माह आपके साथ, आपके इक़्तिदार में शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत ये लोग बैठ के इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे, और शहबाज शरीफ भी वो जो इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा थे, और उस वक्त तो इनको कोई एतराज़ नहीं आया। सारे लॉज भी पास कराए जो कि अवाम के ख़िलाफ़ थे, और जो कुछ होता रहा सब ये खामोश थे। आज ये फ़िक्स मैच था ताकि पख्तून इलाक़ों में एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नारा लगवा करके इमरान ख़ान और PTI का वोट तकसीम किया जा सके। और ये FIR कब कटी आपको पता है? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी 6 घंटे के बाद और इस वाक़े के 12 घंटे के बाद FIR कटती है। पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि हम इस तरह की लड़ाई, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और पहली FIR कटती है आपको पता है इस बात की कि आपने सिर्फ रोड्स ब्लॉक की है। फिर जब उसके ऊपर बहुत शोर मचा सोशल मीडिया पे, फिर उसके बाद उसी एक ही वाक़े की दूसरी FIR कटती है। तो मुझे ये बताएं, हमारी रियासत सोई हुई थी? हमारी रियासत को नहीं पता था कि जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है? पाकिस्तान, देखें, पाकिस्तान का झंडा लेके कोई चले तो वो मुजरिम, जो जिस तरह की गुफ्तगू हुई मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ। आप उस गुफ्तगू की मजम्मत करते हैं? मजम्मत करता हूँ, मैं तो उसके खिलाफ बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने और शाह महमूद कुरैशी ने उसी दिन। बात ये थी कि क्यों, अगर मजम्मत अब कर रहे हैं तो की क्यों? नहीं, हमने तो मजम्मत, हमने तो बाकी इश्यूज पे की, लेकिन साथ उस प्रोग्राम की मजम्मत की। अच्छा, लेकिन हम ये कहते हैं, ब्रेक आ गया बात करके
हम ये कहते हैं 144 की खिलाफ वर्जी, 144 नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स है, हर कोई आए जलसा करे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई फौज के खिलाफ या इदारों के खिलाफ इस अंदाज की गुफ्तगू हो, ये नहीं होनी चाहिए। हम तो उसकी ब्रेक ले लूं, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना चाहिए। आपको फ़ौज पे भी इतराज़ हो तो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट करना बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नहीं है। ख़िलाफ़ क्या चीज़ है कि जब आप गाली निकालें, वो ऐसे चीज़ें कही जाएँ जिससे इश्ताल अंगेज़ी पैदा हो, उससे गुरेज़ करना चाहिए। जिस तरह फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इस तरह आप उनको गाली निकालें या उनकी यूनिटी ऑफ कमांड को चैलेंज करें या ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि बगावत वाली चीज़ जो है उसका शुबा होना शुरू हो जाए, उससे गुरेज़ करें। हम और अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान हम पहले ही अपनी कोशिशों से बहुत कमज़ोर कर चुके हैं और इसमें हिस्सा नहीं किसी को डालना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अता तारड़ साहब, हम ये रिलीफ के ऊपर, रेस्क्यू के ऊपर और अपडेट आएंगे तो बात करेंगे। एक पाकिस्तान में नेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़ा इशू है, सदर साहब की ट्वीट के बाद जो पैदा हुआ कि सदर साहब ने उसके ऊपर दस्तखत किए या नहीं किए। उसके बाद उनके सेक्रेटरी का खाता आ गया, सेक्रेटरी ने कह दिया कि सारा कुछ प्रेसिडेंट के ऑफिस में पड़ा है, मेरे पास तो आया ही नहीं। अब बिल का स्टेटस क्या है? वो बिल लॉ है, नहीं है, क्या चीज़ है वो? देखिए, माजी में जो बिल रिटर्न होते रहे हैं, सदर अपने दस्तखत के साथ, सेक्रेटरी के दस्तखत नहीं, अपने दस्तखत के साथ उन बिल्स को रिटर्न करते रहे हैं और लिखते रहे हैं दीज बिल्स आर रिटर्न्ड, और वजूहात बयान करते रहे हैं कि ये 3 वजूहात सब बिलों पे, सब बिलों पे। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल आया। देखिए, जब भी कोई बिल वापस आता है ना, नोटिंग लगती है और प्रेसिडेंट खुद साइन करता है, प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करता है और वो वापस जाते हैं। मैं एक स्पेसिमन आपको भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब इसमें पॉलिटिक्स खेली गई, उनको कोई पैगाम आया अपनी पार्टी की तरफ से या अपने लीडर की तरफ से, अटक से वकला मिले, वो लेके आए, जो भी लेके आया, उन्हें कहा गया कि आपने गलत किया है। ये एक आफ्टर थॉट है। जितने बिल वापस गए, नोट लगा के गए हैं, जो असेंट हुए वो असेंट हुए। उनको पता था कि 10 दिन पड़ा रहा तो ये ऑटोमेटिकली लॉ बन गया है, और बन गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया, ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में बनता है जब पार्लियामेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर असेंट भी नहीं हुई, रिटर्न भी नहीं हुआ, तो क्या ये सदर के पास इख्तियार है कि वो 2 हाउसेज से पास शुदा बिल जो सेनेट और कौमी असेंबली ने पास किया हो और सदर को भिजवाया हो, क्या उनके पास ये अथॉरिटी है कि अगर वो रिटर्न नहीं करते उसको जॉइंट सेशन में तो क्या वो बिल नहीं बनेगा? इट शैल एक बिल उनके पास गया है 2 तारीख को, दूसरा बिल गया है 8 तारीख जी, को। ऐसे ही। तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल दोनों 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन अगर वो असेंट नहीं करते तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बिल बन जाता है? अगर असेंट भी नहीं करते और रिटर्न भी नहीं करते तो फिर वो एक्ट की शक्ल इख्तियार कर लिया है। बिल्कुल एक्ट है। शोएब साहब, एक चीज़ जो मेरे अकल में आई थी वो ये थी कि जब शाह महमूद कुरैशी वाला केस हुआ है ना, उसके बाद एक रौला शुरू हुआ तो हमें तो यही सुनने में आया, बाकी आप बेहतर बता सकते हैं, कि सदर साहब ने कहा कि मैंने तो वो जो एक्ट था वो वापस कर दिया था। पता चला कि नहीं, वापस तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि शाह महमूद पे इतलाक जब हुआ है वो 15 की FIR पे हुआ है। बिल उनके पास लैप्स, अगर पास होना था तो 18 को पास होना था। लेकिन अब जो बिल की शक्ल हमारे सामने है वो 11 अगस्त से असेंट कंसिडर की जा रही है। तो देयर इज़ सम कन्फ्यूजन समवेयर, आई डोंट नो। सदर साहब ने अब उन बिलों को अमली तौर पर एक्ट खुद मान लिया है, उन्होंने माफ़ी मांगी है उन लोगों से जिनको उस एक्ट के तहत सज़ा होगी। अब वो ये नहीं कह रहे कि ये एक्ट नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। देखिए, ये डिस्प्यूट ज़रूर है, लेकिन मेरी नज़र में अभी भी मेरी जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, 15 तारीख को जब ये FIRें कट गई वो पुराने लॉ के तहत, 18 तारीख को ये गज़ट नोटिफाई हो रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 11। नहीं, उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है एक केस में, assented deemed to be assented on 11th। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर ये 11 वाली तारीख है, deemed to be assented on that is 11th। लॉ के अंदर लिखा लेकिन गया। उसका ये मतलब नहीं होगा कि इसका इतलाक भी ऑटोमेटिकली 11 तारीख से हो गया। क्या कर रहे हैं सर? बहरहाल खैर ये अभी डिस्प्यूट है, लेकिन हम आगे आते हैं। वो वकील कहते हैं ना, गोली चली इससे, बंदे को लगी इससे, पर कैसे साबित हुआ किसी से मरा? वो काम मेरे साथ ना करें। अगर वो लिखा कि डीम टू बी सेंट तो वो होगी। उससे आगे आ जाते हैं। हम मान लेते हैं, फ़र्ज़ करो उसका इफेक्टिवनेस भी 11 से हो गई, तो लेकिन जो जुर्म होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जिस तारीख को जुर्म हुआ उस तारीख का जो लॉ होगा उसके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। जिस तारीख को FIR कट रही है उस तारीख से नए
लॉ का इतलाक़ नहीं होगा। अगर आपकी बात मैं मान लूँ कि ये 11 से इफेक्टिव है और 15 को FIR हो रही है, वक़ूआ है बकौल FIR के कंटेंट्स के वो मार्च या अप्रैल 2022 जिस डेट को FIR कटी है उस दिन से इतलाक़ होना है और उस डेट से पहले लॉ बन गया हुआ है। ये अब सीरियस मैटर है। इससे मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये लीगल क्वेश्चन है ना, इसको बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं असल बात पे कि क्या ये लॉ बना या नहीं बना। दो बातें बड़ी सिंपल हैं। एक तो ये है कि क्या इन्होंने फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन्होंने ना तो वापस किया, ना अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा, ना अपने स्टाफ को कहा, ट्वीट को हम इग्नोर कर देते हैं जैसे आपने सवाल फरमाया। अब 75(1) और 75(2) का फ़र्क क्या है? 75(1) पाबंद करता है प्रेसिडेंट को दो काम करने के लिए और लफ्ज़ है विदिन 10 डेज, या तो वो उसको साइन कर देगा या उसको वापस कर देगा। दैट्स ऑल। मैं वही कह रहा हूँ ना, दैट्स ऑल। वो आइन खामोश हो गया। अब अगले आइन की दफ़ा है 75 सब आर्टिकल 2। वो ये कहता है कि जब उसने वापस कर दिया हो वो बिल वापस दोबारा रिकंसिडरेशन हुआ बाय द जॉइंट कमिटी सेशन और पास हो गया, फिर गया, फिर 10 दिनों में ऑटोमेटिकली बिल, फिर 10 दिन के अंदर अगेन उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, 10 दिन के अंदर साइन कर दे। नहीं करे तो लॉ हो जाएगा, नहीं करेगा तो वो डीम टू बी लॉ हो जाएगा। अब यहाँ एक बात मैं लीगल आपको बता दूं, वो ये है कि पहली सूरत में वो जो 10 दिन है दैट इज डायरेक्टरी इन नेचर, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है। दूसरे में मैंडेटरी इन नेचर है कि अगर वो 10 दिन में साइन नहीं करेगा डीम टू बी लॉ बन जाएगा। तो डीमिंग क्लास को 75(1) में नहीं पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ आप ये कर सकते हो कि अगर उस फर्ज करो एक लाइन में एक साइन ब्रेक पे जाऊंगा, एक लाइन में सदर कह रहा है कि मैंने रिटर्न करने का कह दिया था, मेरी रिटर्न की नीयत शो हो गई थी, इसलिए इसको रिटर्न तस्वर किया जाए और मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। वो खुद रिलाय इस बात पे नहीं कर रहा कि ये 10 दिन वाली शिक पे। उन्होंने सिर्फ अल्लाह से माफी नहीं मांगी, उन्होंने उन बंदों से भी माफी मांगी है जिनको एक्ट के तहत सजा होगी, इसलिए उनको वो मान रहे हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, हमारे दौर में इंक्वायरी शुरू हुई साइफर वाली, कत्तन नए लॉ का इतलाक उस पर नहीं हो रहा। वो 1923 के 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो दर्ज हुआ है और नया एक भी शिक उस पर लागू नहीं। नया लॉ भी तो उसी में अमेंडमेंट है ना, FIR काटी गई है शाह महमूद, वो पुराने कानून के मुताबिक काटी गई है और पुराने कानून का अमल जो है वो अब नए एक्ट के तहत होगा, क्योंकि लॉ ये मैं आपको गारंटी करता हूं। मैंने मेरे दौर में, मैं इंटीरियर को देख रहा था, मेरे दौर में ये इंक्वायरी हुई थी। अब तो जो भी करेगा जज करेगा, आप जरूर करे, मगर मैं आपको बता रहा हूं ना FIR दर्ज पुराने कानून के मुताबिक हुई है, नए कानून की कोई शिक भी इस केस पे लागू नहीं हो रही। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ एक प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बटाग्राम में रेस्क्यू का काम जारी है और इस वक्त हमारे पास एक लेटेस्ट फुटेज अवेलेबल है। एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, ये या नंबर 3 है जो नौजवान हमारे पास इस फुटेज में नज़र आ रहे हैं, या नंबर 4 है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये पूरी रात इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम दुआ गो हैं कि कल सुबह जब हम ख़बरें सुनेंगे तो तमाम के तमाम लोग बाहिफाजत उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स अंदर फंसे हुए थे उन्हीं में से एक बच्चा है जिसको ये रेस्क्यू करके ये आपके सामने है बखैर व आफियत। अल्लाह पाक का शुक्र है और बाकियों के लिए भी दुआ है कि ऐसे ही उनको भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया जाए। वापस आपके पास तारड़ साहब आ रहा हूँ। ये एक पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जीतना अफ़गानिस्तान से और इन बच्चों का रेस्क्यू देना, ये देख के तो थोड़ा सा दिल को खुशी तस्कीन मिलती है। बहुत सारी उल्टी सीधी खबरों के साथ कोई ऐसी चीज़ आती है तो थोड़ा बंदे को सब्र हौसला आ जाता है। आई थिंक देखिए हमारी कौम ना बड़ी रेजिलियंट कौम है और जब भी कौम पे मुश्किल आई है वो जिस मर्जी फॉर्म में हो, आपने देखा कि पॉलिटिकल एफिलिएशन साइड पे, रंग नस्ल मज़हब साइड पे, और हम जुट जाते हैं। आप 2005-6 का जल्जला हो, अभी फ्लड्स आया, आपने देखा कि पूरी कौम यकजा हो गई। तो ये जो एक मायूसी है ना, मैं ये समझता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे भी जिस तरीके से वो निरी डिप्रेशन की रेसिपीज़ होती हैं कि बैठ जाते हैं घंटों घंटों तकरीर करते हैं। बच सकते हैं इससे तारड़ साहब, देखिए होप का मैसेज है। जैसे ये इस्लामाबाद वाला इवेंट हुआ है उसमें उन लोगों को जैसे फ़ौज को गालियाँ निकालने से गुरेज करनी चाहिए थी, इसलिए बाज़ लोगों को नज़रअंदाज करके भी काम आगे चलाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों में एक डायलॉग रास्ता दे देता है, हमें उसको अपनाना चाहिए। रेड लाइन है, मौका दिया गया ना, अब इनका क्या गिला है शोएब साहब का कि ये क्यों आने दिया गया, यहाँ तक क्यों आए, ये नौबत क्यों आई। देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट था, यहाँ तक आने की इजाज़त दी गई, ठीक दी गई, मगर अगर आप बिला जवाज़ बेवजह वहाँ खड़े होकर गालियाँ देंगे और शहीदों की, देखें ना, ये शहीद की बेहुरमती है कि आप वर्दी को गाली दे रहे हैं, आप नारा वो लगा रहे हैं जिसमें वर्दी आ रही है। अब वो वर्दी खून आलूद वर्दी भी है उस जवान की जो दहशतगर्द की गोली से शहीद हुआ है, जिसकी माँ को उसकी खून आलूद वर्दी परचम के साथ पेश की गई। सलाम है उन माओं को जिनके घर पे परचम जाते हैं और परचमों को चूमती हैं। क्यों चूमती हैं? ये एक अजीब साइकी है। यानी बेटा, जवान बेटा शहीद हो गया मुल्क की खातिर,
परचम आया, परचम को आंखों से लगा रही हैं, परचम को चूम रही हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं वर्दी को, आप वर्दी के बारे में नारे लगा रहे हैं, ये नामुनासिब है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। देखें, मैं एक बात वाजे करता हूँ, हमारे इदारों को और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को रीथिंक करना चाहिए कि वो आपकी ये अवाम है, आपकी रियासती इदारों को माँ का दर्जा होना चाहिए। आप ये डबल स्टैंडर्ड जो कुछ आप रख रहे हैं, जब आप सियासत में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपकी, जैसे आपने कहा, रिस्पेक्ट कम हो जाती है। लोग डायलॉग सर, डायलॉग इज़ दी ओनली सॉल्यूशन। डायलॉग करें, इस कौम को, बटी हुई कौम को इकट्ठा करें और इस कैफियत से अपने आप को निकालें। आप जब तक ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी मोहब्बत पैदा कराएंगे और एहतराम कराएंगे तो लोग सर, आपके वकील सेमिनार वगैरह करते हैं ना, आप ये डायलॉग के इशू पे सेमिनार कराएं, बाकी तो लड़ाइयाँ हम लड़ते रहेंगे। बहुत अच्छी बात, आप डायलॉग के लिए राह मार, बहुत अच्छी बात है। इनको भी बुलाएं, पीटीआई वालों को भी, जो बचे कुछ उनको भी बुलाएं, जो जेलों से बाहर है अभी, ये पहले के अंदर एसोसिएशन को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बार लेवल पे डायलॉग करवाएं। आपकी बात मैं जरूर पहुंचाऊंगा, हमारे दोस्त हैं, चीफ जस्टिस को बुलाएं, उसमें सियासी लीडर्स को बुलाएं। कोर्ट को बुलाना मुनासिब नहीं बुलाएं, सतह पे उनकी तो अलविदाई मीटिंग्स हो रही है ना आजकल। सर, अलविदाई में भी डायलॉग के लिए बात करना उनका भी हक है, उन्हें बात करनी। रिटायर्ड जनरल्स को बुलाएं, उनसे तकरीर। ठीक बात है आपकी कि इसमें जब तक हम जो नफरत कम करें सर, नफरत कम करें, इंटेलेक्चुअल्स जब तक बैठ के कौम को इस बहरानी कैफियत से निकालने का कोई लाहे अमल या कोई बातचीत नहीं करेंगे तो हम मजीद गड्ढे में जाएंगे, कोई बेहतरी नहीं पैदा होगी। शोएब साहब, अता तारड़ साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।